अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तराखंड की आपदा बड़ी भयावह है, बड़ी विनाशकारी है, लेकिन लगातार हो रही इस तरह की विपदाओं पर, ऐसे विनाशकारी घटनाओं पर न तो समाज समझने को तैयार है और न सरकार। इसमें सरकार स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और केंद्र, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए हमारे पास व्यापक बंदोबस्त और भी बेहतर होने चाहिए, ताकि हम अपने देश के नागरिकों की जान और माल की रक्षा कर सकें। क्या प्रकृति कोई संकेत दे रही है? क्या हम कोई ऐसे विनाशकारी कार्य कर रहे हैं जिनके कारण लगातार उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन आपदा स्थल के तौर पर बन गया है, जहां हर साल इस तरह की व्यापक और बड़े पैमाने पर घटनाएं होती हैं और हम हर बार दस्तूरी तौर पर सारी रस्म निपटाने के बाद फिर उसी काम में लग जाते हैं? क्या आने वाले वक्त में ऐसे बहुत से हादसे होंगे और हम अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हैं? आज चर्चा इन्हीं विषयों की करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तराखंड के धराली गांव में जो कुछ हुआ उसको देखकर सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया स्तब्ध है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हतप्रभ हैं, दुनिया भर के लोग हतप्रभ हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो सब कांप गए, कलेजा कांप गया। शायद फिल्मों में भी इस तरह के दृश्य लोगों ने देखे नहीं होंगे, जो कुछ भी धराली गांव के भीतर देखा गया। पूरी दुनिया हतप्रभ है। उत्तराखंड का ये गढ़वाल रीजन बहनों भाइयों हर वर्ष विनाश और विपत्ति लेकर आता है। जिस प्रकार से धराली के भीतर महज कुछ सेकंड के भीतर प्रलय आई, उसने लोगों को भागने का भी मौका नहीं दिया। चीख पुकार करके अलर्ट भी किया ऊंचे स्थान पर बैठे लोगों ने, लेकिन बहनों भाइयों बड़ी संख्या में लोगों को बचाया नहीं जा सका। बहुत तकलीफ हुई उन दृश्यों को देखकर और देखकर लगा कि इस देश का नागरिक किस तरह से परेशानियों में, उसकी परेशानियों का निदान नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह के विनाशकारी घटनाएं प्रत्येक वर्ष इस रीजन में होती हैं? क्या सरकार की जो नीतियां हैं और खास तौर पर जो इस तरह के संवेदनशील इलाकों में की स्थिति है, हमने क्या सबक नहीं लिया? क्या कोई सीख नहीं ली? बहनों भाइयों, उत्तराखंड के डिजास्टर, केदारनाथ डिजास्टर के बाद इसकी बड़ी व्यापक रिसर्च हुई। एक रिसर्च रिपोर्ट भी मेरे पास एक जनरल प्रकाशित हुआ। जेएनयू और एडमस यूनिवर्सिटी के एक ज्वाइंट रिसर्च पेपर रहा है। ये पेपर प्रतीक दास जी और मिलाप पुनिया जी का है और बड़ा ये फेमस रहा है। क्षमा कीजिएगा। इसमें कई बातों का उल्लेख किया गया है। खासतौर पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर बड़े प्रश्न उठाए गए हैं कि गवर्नेंस एंड डिजास्टर एनालिसिस ऑफ लैंड यूज पॉलिसी विद रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड फ्लड 2013, इस रिपोर्ट में इसमें बताया गया है कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य और केंद्र के स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट और लैंड यूज पॉलिसी को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए। आखिर उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है? जितने बड़े पैमाने पर जनहानि होती है, लोगों के आसियाने उजड़ते हैं। बहनों भाइयों, मैंने लोगों के घरों को नदी में बहते देखा है। पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों को एक घर बनाने में, और जब वो घर बहते हुए नदियों में दिखते हैं, लोगों की मौत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। घटना के बाद सरकारें इमदाद पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए कोशिशें करती बहनों भाइयों, लेकिन विपत्ति को वही जानता है जो इस विपत्ति को भुगतता है। उत्तराखंड इस बारे में अभिशप्त हो गया है, और ख़ास तौर पर मैं गढ़वाल रीजन का जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ प्रत्येक वर्ष आ रही आपदा के बाद न तो हम सीखने को तैयार हैं, न समाज, न लालची लोग और न सरकारें। जिस तरह से नदी पेटों से लेकर और जिस तरह जंगल की कटानें उत्तराखंड के भीतर हो रही हैं, वो बड़ा हैरान करती हैं कि हम अपनी नदियों को लेकर, अपनी विरासत को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर कब चेतेंगे। बहनों भाइयों, मेरा मानना है कि धराली एक गांव नहीं, एक सभ्यता थी जो महज कुछ सेकंड के प्रलय में नष्ट हो गई। धराली का नष्ट होना किसी गांव का नष्ट होना नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की उन उम्मीदों को खत्म होना है जिसको बहुत संजो कर रखा गया था। इतिहास से हमने सीखा नहीं और भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर हमने इस आपदा से कुछ सीखा नहीं। बहनों भाइयों, हम समग्रता के साथ इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है, इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं।
आज मैंने बहुत खास और एक्सपर्ट मेहमानों को आमंत्रित किया है ताकि हम इस डिजास्टर के मूल कारणों तक पहुंच पाए और शायद समाज और सरकार की आंखें खोल सकें। भीषण हादसे की तस्वीरें हर किसी को झकझोर देती। मलबे में फंसा इंसान, जिंदगी के साथ बहते बुनियादी सवाल, कुदरत का कहर, न मरहम न बचने का इंतजाम। गाड़ियां तिनके की तरह बह गई, मकान कागज की किश्ती की तरह बह गए। कहीं इंसान मौत से बचकर भागा, कहीं कुछ को आहट नहीं हुई। जिंदगी का कोई मोल नहीं। क्या इंसान विकास के नाम पर विनाश को चुनौती दे रहा? दरख्ते पहाड़, उफनती नदियां, फूटते ज्वालामुखी और बीच बीच में आती आपदाएं क्या इशारा कर रही? उत्तरकाशी का धराली गांव, करीब 200 से ज्यादा घर, 20-25 होटल, पहाड़ पे बादल फटा, खीर गंगा नदी उफनती हुई बही और कई लोग सैलाब का शिकार हो गए। 4 की मौत, कईयों के लापता होने की खबर। सेना का कैंप भी चपेट में आया, करीब 100 जवान लापता, 400 लोगों को बचाया गया। पर्यावरण को समझने वालों का दावा, ये प्रकृति का कहर नहीं, आधुनिक होता इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। नतीजा सैलाब में इंसान तिनके की तरह बह गया। सीएम धामी का प्रयास, चेहरे का भाव, उनकी मेहनत, नायक की भूमिका, सीने में दर्द, सैलाब की रफ्तार और लोगों को लगी चोट साफ झलक रही। विज्ञान कहता है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के इलाके में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते। आसपास नदी नाले हो तो नुकसान ज्यादा होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यही हुआ। साल 2013 में भी वहां ऐसा ही हुआ जब केदारनाथ में भारी आपदा आई, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। साल 1999 में चमोली में भूकंप से 100 लोगों की मौत हो गई। 1998 में भारी चट्टान दरकने से 225 लोगों की मौत हुई, जिसमें 55 कैलाश मानसरोवर के यात्री थे। 1991 का उत्तरकाशी का भूकंप और साल 1980 का नैनीताल भूस्खलन भी भयावह था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री के माथे का पसीना बता रहा है ये कितनी बड़ी क्षति। वो आनन फानन में तिरुपति से सीधे देहरादून लौटे, सीधे आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे, अधिकारियों को फौरन बुलाया, आपदा प्रबंधन के लिए तत्काल कई कदम उठाए। आपदा टाली नहीं जा सकती, लेकिन प्रभाव को कम किया जा सकता है। धामी के प्रयास से 192 जिंदगियों को बचाया गया। घटना के कुछ घंटे बाद संसद के बाहर शाह उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी भी सांसदों के साथ रणनीति बनाते, लेकिन उसके पहले धामी ने वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया था। मदद के हाथ कहां तक पहुंचाए जाए, इसके लिए धामी ने दिन रात एक कर दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के ऑपरेशन की तस्वीरें भी आ रही हैं, जिन्हें लोग सलाम कर रहे हैं। उत्तराखंड के साथ से का असर मैदानी इलाके तक पहुंच गया। देर रात ही पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद हरिद्वार से नदी के किनारे बसे लोगों को हटाया जाने लगा। भारत समाचार चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। आपदा को लेकर जब बैठक चल रही थी, हम वहां जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए तैनात रहे। आपदा ऐसी थी कि हर कोई विशाल बद्री से प्रार्थना कर रहा है। द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, प्रकृति के बार बार अलर्ट के बाद हमने क्या सीखा? आपदा में जान माल का नुकसान होता है, फिर भी बिना सीखे हम आगे क्यों बढ़ते? आखिर प्रकृति को बार बार चुनौती क्यों दी जाती है? पिघलते ग्लेशियरों को लेकर कोई चिंता क्यों नहीं? बहनों भाइयों, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। तबाही का मुख्य कारण यही है। और जिन्हें लगता है कि मैदान में वो सुरक्षित हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि पहाड़ में जो आज होता है, मैदान में वो कल होता है। लिहाजा मैदान के लोग भी तैयार रहें। किस प्रकार की विपदा उनके ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि पहाड़ों का आया पानी और मलबा ये भी मैदानी इलाकों तक जरूर पहुंचेगा। आज की डिबेट बहुत अहम है। मैं चाहता हूं कि आप सब गंभीरता से हमारे विशेषज्ञ मेहमानों को जरूर सुने। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी का, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। गरिमा दसौनी जी कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और ख़ास तौर पर आज हमारे सबसे खास मेहमान हैं जीएसआई के फॉर्मर डीजी डॉक्टर प्रभास पांडे, जो भारत के उन चुनिंदा विशेषज्ञों में से हैं जो इस प्रकार के भौगोलीय विचलन और इन सब चीज़ों के बहुत ही टॉप एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, भूविज्ञान विभाग लखनऊ यूनिवर्सिटी
के विभागाध्यक्ष और इस देश के बहुत ही जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नवीन भटनागर जी, एनडीआरएफ के फॉर्मर डीआईजी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मैं करता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। पहले मैं 2 पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, फिर इत्मीनान से हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। जोशी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। हर साल प्रलय आती है, हर साल विपदा आती है, पर आपकी सरकार नहीं सीखना चाहती तो नहीं सीखती, न सबक लेती है, और हर साल देहरादून के लोग, उत्तराखंड के लोग इस त्रासदी को भुगतने के लिए मजबूर हैं, और खास तौर पर मेरे सबसे प्रिय गढ़वाल के लोग। विजय जी, मैं पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल ने, मैं कल भी आपके चैनल में था, तो सबसे पहले इस भयानक त्रासदी की रिपोर्ट जनता के सामने रखी थी, प्रदेश के सामने रखी थी और देश के सामने रखी थी। और निश्चित रूप से बहुत भयानक त्रासदी है और इसकी अकल्पनीय है, इसमें कल्पना नहीं की जा सकती है कितनी बड़ी त्रासदी होगी। और जो धराली गांव में हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सबक भी है, उससे आगे सीखने की बात भी है और उसमें देखने की बात भी है कि क्यों इतना बड़ा नुकसान हुआ और किस तरीके से हुआ। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा नुकसान है। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल 0 ग्राउंड पर पहुंचे हैं और वहां पर जितने भी इंतजाम हो सकते थे उतने इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, सेना के जवानों ने बहुत काम वहां पर किया है। निश्चित रूप से प्रति वर्ष ऐसी आपदाएं हमारे यहाँ आ रही, तमाम इस समय आ रही हैं। आपने पूरी रिपोर्ट में विस्तृत से बताया है, 2004 हो, 2009 हो, 2013 हो, और अभी की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से भयानक स्थिति है। उससे उभरने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सदमा भी है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की भावनाओं पर भी चोट है, उत्तराखंड के जनमानस के दिलो दिमाग में वो इसने दहला के रख दिया है। जोशी जी, वो दृश्य देखकर भारत का हर नागरिक विचलित है, स्तब्ध है और परेशान है। जब जान बचाकर लोग भाग रहे थे और मौत का पंजा उनकी तरफ जिस तरह झपट रहा था, विद इन सेकेंड लोगों का पता नहीं चला। अफसोस की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुछ टीमें किसी तरह पहुंच पाई हैं वायु मार्ग से। अभी भी हम बहुत मैसिव रिलीफ धराली को नहीं पहुंचा पाए। नहीं, निश्चित रूप से पूरा भटवाड़ी से लेकर हरसिल तक का पूरी रोड तहस नहस हुई है और ये बड़ा खतरनाक मंजर हुआ है और इसमें अभी और समय लगना है। लेकिन सेना के जवान, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सर, मैं कहूंगा कि आप अपने राज्य सरकार से अनुरोध करिए कि इमरजेंसी घोषित करें। सर, गढ़वाल का पूरा रीजन तबाह पड़ा हुआ है। सर, निश्चित रूप से पूरे इमरजेंसी इंतजाम हैं, वहां पर काम हो रहा है, कोशिश हो रही है कि उन लोगों को पूरा इंतजाम मिले और एयरलिफ्ट करने की बात भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंप वहीं पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा काम वहां पर कर रहे हैं। क्योंकि ये इस समय आपदा का समय है, इसमें ज्यादा कहना भी उचित नहीं है। ये सबके लिए थैंक यू जोशी जी की घड़ी है जी, शुक्रिया। निश्चित रूप से आप सबका भी मैं गरिमा जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं गरिमा जी, स्वागत आपका। सरकार वो जरूरी उपाय इंतजामात कर पा रही है या नहीं? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, मैं आपसे पहले एक और राष्ट्रीय चैनल में थी और मैंने वहां भी कहा कि ये विडंबना ही है उत्तराखंड जैसे राज्यों की, जो भौगोलिक क्षमताओं वाले राज्य हैं, कि हम रहते तो स्वर्ग में हैं लेकिन हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो रखा है। हर मॉनसून सीजन में हम आतंकित और आशंकित रहते हैं कि कब कोई अप्रिय घटना, अनहोनी हमारे साथ घट जाए। और पिछले 2 दशकों में तो हमारे साथ सिलक्यारा टनल हादसा हो गया, जोशीमठ भूधसा हो गया, रैणी और तपोवन हादसा हो गया, जिसमें आपने और आपके चैनल ने बहुत खूबसूरत रिपोर्टिंग करी और पल पल की खबर आपने जनता तक पहुंचाई है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। सरकार की, हमारे राज्य सरकार की एक वेबसाइट है डीआरएम, उसमें देखिए किस किस बात के दावे किए गए हैं। जो हमने केदारनाथ आपदा देखी, जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, 7,000 लोगों के उसमें जान गंवाने की बात निकल कर आई थी। तो इसमें ये दावे किए गए हैं कि इनके पास नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम है, इनके पास नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सिस्टम है, इनके पास नेशनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इनके पास ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, इनके पास इंटीग्रेटेड अलर्ट कॉमन प्रोटोकॉल है, इनके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है,
है, इनके पास अर्ली ये सब हवाई दावे हैं मैडम। इस दावों में एक की भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं क्योंकि मैं धराली के आसपास के लोगों से 100 से ज्यादा लोगों से टेलीफोन पे बात किया हूं, कुछ भी एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं थी। नहीं ब्रिजेश जी, मैं अपनी बात खत्म करूं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं खत्म ये कह रही हूं आपसे कि आप ये देखिए कि हमारे पास अत्याधुनिक टेक्निक्स हैं, हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है, लेकिन आज तक हम इस कंफ्यूजन में हैं कि वहां बादल फटा या वहां ग्लेशियर पिघला। जितने भी भाजपा के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं या विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स, पूरे सम्मान के साथ एक्सपर्ट से कहना चाहती हूं, कोई ये बता नहीं पा रहा है कि वहां बादल फटा या ग्लेशियर पिघला। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका। भारत की कोई भी मौसम वैज्ञानी या कोई भी विशेषज्ञ ये नहीं बता पाया कि बादल फटने से हुआ है, ग्लेशियर से हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, हुआ कैसे, विद इन सेकेंड धराली कैसे खत्म हो गया। ये मेरे लिए भी अचरज की बात है और अब तक हम जान नहीं पाए। ज्यादा दुखद बात है। मैं तीन कारण बताना चाहती हूँ ब्रिजेश जी। एक कारण यह है कि हर आपदा के बाद हम एक्सपर्ट्स की राय को ठंडे बस्ते में या डस्टबिन में फेंक देते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी राय हमको तब मौजूद लगती है, तब महत्वपूर्ण लगती है जब हम आपदा हमारे ऊपर मैं एक रिपोर्ट लेके एक जनरल लेके आया हूं, ये प्रकाशित भी हुआ था 2013 के में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एडमस यूनिवर्सिटी और जेएनयू के 2 टॉप एक्सपर्ट्स ने किया था और यह रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी। आपकी पार्टी की भी हुकूमत थी, ना आपने ध्यान दिया और बीजेपी ने तो एज यूजुअल ध्यान नहीं दिया, दोनों ने नहीं दिया। यह मैं रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। ब्रिजेश जी देखिए, आप अगर तोहमत लगा रहे हैं तो मुझे एक बात करने दीजिए अपने संबंध में, अपनी सरकार के संबंध में। 2013 में आपदा आई, विजय बहुगुणा जी ने मिसमैनेजमेंट किया, उनको तत्काल हटा दिया गया। मेरी पार्टी ने 1 सेकंड नहीं लिया उनको अपदस्थ करने में, और माननीय हरीश रावत जी आए। अजय भट्ट जी और निशंक जी के बयान उस समय के निकालिए। इन लोगों ने कहा 10 साल तक उत्तराखंड मत आना। दूसरे ने कहा सर पर कफन बात कराना अगर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में आना है। तीसरे ने अपनी जेब से नरकंकाल निकाल कर दिखा दिए कि देखो अभी भी जमीनों से नरकंकाल निकल रहे हैं। लेकिन माननीय हरीश रावत जी ने क्या किया, अपने सीमित संसाधनों से मात्र 1 वर्ष में उस 4 धाम यात्रा को सुचारू कर दिया। और राहुल गांधी जी ने किलोमीटरों 22-23 किलोमीटर देश के लोगों के लिए सुरक्षित उत्तराखंड और मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए, मैं आज टॉप के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रभास पांडे जी को हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के पूर्व डीजी हैं जीएसआई के, और इस तरह की विपदा और आपदाओं को उन्होंने बहुत अपने जीवन के 50 साल से ज़्यादा दिए, इनकी स्टडी की है। डॉक्टर पांडे बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के लिए आपने समय दिया। सर, सब कोई इस बात को जानना चाहता और ये रहस्य अभी भी पूरे देश में बरकरार है। सब नागरिक ये जवाब चाहते हैं कि धराली में बादल फटा या कुछ और हुआ। धराली हादसे की वास्तविक वजह एज एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं? ब्रिजेश जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं पूर्व डीजी जीएसआई नहीं हूं जी। मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल था जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का। करेक्ट सर, मैं ठीक कर लेता हूं सर, आप प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी, अब मैं इससे आगे करता हूं। मैं 1991 आवाज को क्यों कर रही है मैं जी, आप बोलते रहे सर, हम ठीक कर लेंगे उसको, आप बोलते रहे प्लीज। मैं 1991 में आया था उस सिलसिले में, और उसके बाद के भूकंपों में मैंने इस का बहुत अध्ययन किया है, खासतौर से हिमालय का। उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री तक आगे नदी जो है वो एक बहुत नैरो नदी है। दोनों तरफ उसके जो माउंटेन्स हैं वो स्नो कवर्ड। ये धराली आता है, तो एक हाई माउंटेन रेंज है, 1000 फुट की है, वहां से क्षीर गंगा बहती है, हाई ग्रेडियंट रिवर है ये, और अपना बहुत ये लाती है। और वो जो ग्लेशियल द्वारा लाए गए है, जिसको लोग कहते हैं या तो क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, जैसा अभी प्रवक्ता ने कहा, ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि क्लाउड बर्स्ट या ग्लेशियर एक क्लाउड बर्स्ट है। बहुत एक तीव्र गति से ये नीचे आया और
ये चारों तरफ जब इसको जमीन फ्लैट एरिया मिला तो वहाँ पर बदकिस्मती कहिए जो भी कहिए, वहां पर एक ओरिजिनल विलेज शायद बड़ा ऊपर था। ये वो एक क्षेत्र है जिसका हम लोगों ने अभी तक विजुअल्स में देखा है। यहाँ पर कई होटल्स और स्टे होम्स बने हुए हैं, तो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए। तो इसमें मुझको कहना है कि हिमालय ऐसा क्षेत्र है जो कि 5 मिलीमीटर पर ईयर के साथ बढ़ रहा है दबाव के कारण। तो यहाँ पर रॉक मास जो है की स्थिति में है जी, की वजह से यहाँ पर कोई भी स्लोप्स जो है वो स्टेबल नहीं है जी। और अगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, चाहे वो रोड के निर्माण की वजह से हो, चाहे कुछ हद तक बांधों के निर्माण की वजह से, एयरपोर्ट के खालीकरण की वजह से हो, या अच्छा, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर पांडे आती हुई कहते हैं लोग कि नदी किनारे बड़ा अंधाधुंध सा निर्माण कर लिया है, जंगलों की कटान बहुत हो रही है, और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट के वर्क्स हो रहे हैं, सड़कें बनना, सुरंग बनना, ब्रिज तैयार किए जाने, डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से जो मिट्टी के कच्चे पहाड़ हैं ख़ास तौर पर गढ़वाल रीजन में, रेंज में, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस आपदा की वजह बहुत से लोग इसको भी मानते हैं जो मैंने आपसे बोला। क्या ये सच है या नहीं? बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। जो अत्यधिक हम इंटरफेयर कर रहे हैं हिमालयन इकोसिस्टम में, चाहे वो टूरिज्म के बढ़ने की वजह से हो या वहाँ पर इकोनॉमी का अधिक सुधार की वजह से हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत है जी। हिमालय एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, चाहे वो भूकंप की स्थिति देखें, चाहे भूस्खलन की दृष्टि से देखें, चाहे फ्लैश फ्लड से देखें। इसको हमको बहुत समझ के जी इसमें कदम आगे बढ़ाने हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं आया? क्या आप मानते हैं कि जब इतना संवेदनशील एरिया है और आपने इस क्षेत्र का अध्ययन भी किया, हम कोई अर्ली वार्निंग अपने नागरिकों को क्यों नहीं दे पाए? देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, उसका मुख्यालय कलकत्ता है, लेकिन वो अभी एक टेस्टिंग स्टेज पर। ज्यादातर मेरे ख्याल से 2 या 3 यहाँ पर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कारगर हो सका है जी। अभी केवल टेस्टिंग स्टेज पर है, तो अथॉरिटीज स्टेट जी जाती है तो करते हैं। थैंक यू डॉक्टर पांडे, प्लीज हमारे साथ सर कनेक्ट रहिएगा। थोड़ा सा आवाज में भी डिस्टर्बेंस हम ठीक करा के आपको वापस कनेक्ट करेंगे। प्लीज हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह को आमंत्रित करता हूं, विभागाध्यक्ष हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भू विज्ञान विभाग के और इस देश के बहुत ही जाने माने भू विज्ञान मामलों के एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। देश ये जानना चाहता है कि दराली में बादल फटा सर या कुछ और हुआ, और जो थ्योरी और जो एनालिसिस अभी प्रोफेसर डॉक्टर पांडे ने प्रस्तुत की, क्या उससे सहमत हुआ जा सकता है? और विशेष तौर पर ये गढ़वाल रीजन ही क्यों इतना ज़्यादा अव्यवस्थित है? क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड में ये खास तौर पर उत्तरकाशी का एरिया, इसकी प्राकृतिक और भौगोलिक संरचना अलग है, हम इसका दोहन अधिक कर रहे हैं, इस कारण ये घटनाएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने ज्वलंत विषय पे सबको इकट्ठा किया है और बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। प्रभास पांडे जी इस विषय के एक्सपर्ट हैं, लैंडस्लाइड के, देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। लेकिन एक बात का कष्ट है कि हम आपके स्टूडियो में नहीं है, तो निश्चित रूप से जैसे उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत अस्पष्ट, हो सकता है हमारी भी आवाज़ बहुत स्पष्ट ना आ रही हो। सर, आपकी मैं ये बिल्कुल बताना ठीक आ रही है चाहता हूं कि अगर हम गंगोत्री से चलें, क्योंकि इस इलाके में क्योंकि इस इलाके में मैं 1999 से लगातार जा रहा हूं। केदारनाथ भी मैं महीनों रहा हूं, केदारनाथ में भी 1997 से मैं कई बार गया हूं। तो अगर हम देखें तो गंगोत्री से अगर हम इधर की तरफ आए, हरिद्वार की तरफ, तो गंगोत्री के बाद भैरव घाटी के बाद लंका के बाद धराली के बाद फिर आता है हर्सिल के बाद आता है सुखी, और सुखी के बाद आता है गंगनानी, और गंगनानी के बाद फिर आता है भटवारी, और फिर आता है उत्तरकाशी। आपने पूरा भूगोल ही बता दिया सर, करेक्ट इंफॉर्मेशन है तक की ये यात्रा करते हैं तो आप देखिए जी
अगर हम ये यात्रा करते हैं तो आप देखिए कहीं पे नदी की वैली बहुत सक्रिय है, कहीं पे नदी की वैली बहुत चौड़ी है। जहां पे कि नदी की वैली बहुत चौड़ी है, जैसे उत्तरकाशी में भी नदी की घाटी बहुत चौड़ी है, वहां पे तो शहर नीचे की तरफ बसे हुए हैं, और जहां पे नदी की घाटी बहुत पतली है वहां पे शहर ऊपर की तरफ बसे हुए हैं। अगर हम बात करें इन जगहों के चट्टानों की, तो इन जगह की चट्टानें जो हैं अधिकतम वो चट्टानें हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी शैल हैं। अगर ये बहुत कठोर चट्टानें होती, इग्नियस रॉक्स होती या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती, आग्नेय या रूपांतरिक शैल, तो संभवतः उतनी लैंडस्लाइड नहीं होती जितनी कि सेडिमेंट्री रॉक होने के कारण होती है, अवसादी शैल होने के कारण होती है। जब भटवारी से जो लोग भी उत्तरकाशी से गंगोत्री गए होंगे उन लोगों को ये पता होगा कि सूखी नाला जो है उस रोड को 6-7 जगहों पे काटता है, और उस सूखी के कारण लैंडस्लाइड होती है, थोड़ी देर के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है। धारचूला, मालपा और लेह वगैरह के लैंडस्लाइड के पहले हम लोग यही मानते थे कि लैंडस्लाइड एक वो प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण सड़क जो है वो ब्लॉक हो जाती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन धारचूला में जब लैंडस्लाइड आई, मालपा में जब लैंडस्लाइड आई, लेह में जब लैंडस्लाइड आई, तो हम लोग ये मानने को विवश हो गए, या केदारनाथ की जो आपदा हुई जिसमें लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो आप पूछ रहे थे कि ये घटना ग्लेशियर लेक के फटने से हुई है या ये घटना लैंडस्लाइड के कारण हुई है, तो ये दो टर्म बड़े कॉमनली प्रयोग किए जाने लगे केदारनाथ आपदा की बात से, LLOF, GLOF, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। केदारनाथ के आपदा के ऊपर मैंने 2-3 रिसर्च पेपर्स लिखे जो जर्नल्स में छपे, जनरल जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और करंट साइंस में, और उसमें मैंने बताया कि क्या क्या घटनाएं रहीं इस आपदा के पीछे। अब अगर आप देखें तो धराली के आसपास कोई ग्लेशियर नहीं है मेजर। अगर मेजर ग्लेशियर वहां पे कोई नहीं है आसपास में, इसका मतलब कि ये घटना लैंडस्लाइड लेक इंड्यूस ज्यादा लग रही है। जब कहीं पे भी बारिश होती है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, इनकी बड़ी खास बात होती है कि ये पोरस और परमिएबल होती हैं। जैसे स्पंज का टुकड़ा होता है कि अपने अंदर पानी सोख लेता है, रसगुल्ला पानी सोख लेता है, उसी तरीके से ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी अपने अंदर पानी को अवशोषित कर लेती हैं। जब पानी को अवशोषित कर लेती हैं तो अगर ऐसे ढलान है तो ढलान के तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिसकने लगती हैं। जैसा हम सबको पता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट मतलब कि बादल फट जाए मतलब कि चीज धीमे धीमे नहीं गिरेगी, तुरंत ही गिर गई। करोड़ों लीटर पानी एक साथ कुछ सेकंड में गिर गया। बादल फटना मतलब कि कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में गिर गया। तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बरसात हो जाए उसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। जहां तक रही बात अर्ली वार्निंग सिस्टम की, निश्चित रूप से उन जगहों के लोगों को पता होगा, निश्चित रूप से ये वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता होगा कि इन जगहों पे लैंडस्लाइड आने की संभावना हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो बता रहा था कि 8 mm से 10 mm से ज्यादा की बारिश नहीं होगी। ये तक सिर्फ रिपोर्ट थी सर 5 तारीख की, और आया कितने बजे सर? 1:34, 1:34 दोपहर। वार्निंग सिस्टम कोई अर्ली वार्निंग नहीं थी या 1:30 बजे जी। तो अब अर्ली वार्निंग सिस्टम ये है कि हमारा लिस्ट काउंट क्या है। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ये है कि हमने ये बोला हुआ है कि यहां पे आपदा आ सकती है, एक वही है कि हमने सदैव बोला हुआ है कि आपदा का क्षेत्र है। लेकिन जिस समय की आपदा, देखिए डिजास्टर की परिभाषा यही है कि उसकी वेलोसिटी इतनी तेज होती है। तो चक्रवात में तो चलिए कि वो हवाएं आई, अभी तब तक आपने उनका प्रेडिक्शन कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्रवात के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अर्थक्वेक कहें, लैंडस्लाइड कहें, तो इनके लिए जो लिस्ट काउंट है वो ऐसा नहीं है कि उसमें इवैक्यूएशन बहुत तेजी से हो सके। जब जैसे भूकंप, क्या हमारे देश के नागरिक हमेशा इस तरह के खतरों तो सेकंड्स में और संवेदनशील एरिया में सुरक्षित हैं? लोग इतने बड़े पैमाने पर, प्रोफेसर साहब, उनकी मृत्यु होती है, जनहानि, धनहानि, कितना सैड पोजीशन है कि हम आज भी अपने लोगों को सुरक्षित तक नहीं पहुंचा पाए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भूकंप में ऐसा नहीं कि अपने देश में, पूरे विश्व में भूकंप का कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। और जगहों पे ये होता है कि भूकंप जो है उसका पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा सकता। मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा कि गढ़वाल रीजन में आप एक बार, जा सकता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करे तो आप सर एक और रिसर्च पेपर ताजा इन घटनाओं के बाद जरूर प्रकाशित करें,
सरकारों को चाहिए कि आप जैसे विशेषज्ञ पांडे जी इन लोगों की सर्विसेज को लें और दुनिया के सामने, सरकारों के सामने सच सामने आए, ताकि हम अपने देश के लोगों को, अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को, गढ़वालियों को सुरक्षित तो कर पाए सर। ये सेफ हैं तो सब सेफ हैं सर। निश्चित रूप से। मुझे रोना आता है जब मैं देखता हूं कि मेरे गढ़वाल के लोग कितनी तकलीफ में हैं। निश्चित रूप से। किसी का घर बहते, आज मैंने देखा सर एक वीडियो, नदी में घर बह रहा था सर। नहीं, बहुत ही सर कितनी दुखद बात है सर। जब रोना आया ऐसे दृश्यों को देखकर सर। घर बनाने में लोगों को कितना वक्त लगता है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। जो आपके यहाँ जब मैं कल जुड़ा हुआ था और जब मैं फोटोग्राफ देख रहा था, उस फोटोग्राफ को देख के उसके बाद से कुछ कहने लायक नहीं बच रहा था, क्योंकि मकान तो ऐसे बह रहे थे जैसे कि कागज की कश्ती जो है वो हम लोग पानी में बरसात में देखते थे। प्लीज शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एनडीआरएफ के फार्मर डीआईजी डॉक्टर नवीन भटनागर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भटनागर जी शुक्रिया आपका सर। उस दिन आप प्रयागराज वाली विपत्ति में भी हमारे साथ सर मौजूद थे, और देखिए दुर्भाग्य देखिए कि आज हमें फिर इसी तरह के एक विनाशकारी घटना पर बात करनी पड़ रही है। सर जो प्रयागराज में हुआ था, जिसके बारे में उस दिन हम आप बात कर रहे थे, बात वहां से आगे बढ़ाएंगे। सर यहां भी कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था। देखिए ऐसा है, ये सैटेलाइट सिस्टम्स तो लगाए गए हैं यहाँ पर, और लगभग काफ़ी कम से कम 15-16 जगहों पर लगे हैं जिनका सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा जो मौसम केंद्र है जो स्टडी करता है इन चीज़ों पे, वहाँ से भी स्टडी की जा रही है। लेकिन जैसा कि और दूसरे हमारे साथियों ने, वैज्ञानिकों ने बताया कि क्लाउड बस्ट को जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब रेड अलर्ट हुआ है बारिश का, और काफ़ी तेज़ से तेज़ बारिश का प्रेडिक्शन 2 घंटे पहले हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अफसोस की बात है, 2 साल पहले एनडीएमए ने एक जो ऐप लॉन्च किया था जिससे अलर्ट इशू किया गया था पूरे हिंदुस्तान में। तो उस ऐप को क्यों नहीं राज्य सरकार ने एक्टिव किया, क्यों नहीं लोगों को उस ऐप से बताया कि भाई इस तरीके से लैंडस्लाइड हो सकती है, या तेज़ बारिश आ सकती है, या रेड अलर्ट हो गया, तो आप लोग जो अपना सेफ प्लेस में शिफ्ट करिए। वो सब कुछ नहीं किया सर। मोर देन 24 आवर्स हो गया सर, और अभी भी एनडीआरएफ की पूरी टीमें धराली पहुंच नहीं पाई हैं सर। सड़क मार्ग टूटा हुआ है। क्या ऐसे हादसों के लिए हमाे पास कोई एसओपी नहीं है कि हम एडवांस हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके? अभी आ गई हैं, अभी आ गई हैं। सुनिए एक मिनट, मेरे पूरी बात सुनिए। अभी ये हमारी टीमें और जो भी साजो सामान चाहिए वो आ गया है, और अभी भी हम लोग काफी कुछ सक्षम हो गए हैं। आपको हम बताएं, कल सर से कितने लोग जीवित बचे होंगे सर? करीब मदद की आस लिए जो है मेरे कितने गढ़वाली मारे गए होंगे सर? और इसके जी मदद की आस लिए कितने हमारे गढ़वाली भाई बहन मारे गए होंगे? वो चीज देखो, मैं आपको सर कोई बचा नहीं होगा सर जो चपेट में आया। हमें बड़ा दुख है, उसका हमें दुख है। अभी भी हम आपको बताएं कि बहुत से लोग फ्लैश फ्लड में बह गए, और बहुत से जो है आपके जो बॉर्डर्स के नीचे दब गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे लकी हैं जिनको एयर पॉकेट मिल गई है, और वो लोग जो है बच सकते हैं। लेकिन जितना हम लेट करेंगे उतना हाइपोथर्मिया होगा, और हाइपोथर्मिया में बचने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारे एनडीआरएफ डे एंड नाइट, एसडीआरएफ और हम लोग काम कर रहे हैं। कितना समय आपको और चाहिए भटनागर साहब? कितना वक्त एनडीआरएफ और लेगी साइट को क्लियर करने में, और वहां लोगों के जीवन की संभावनाएं तलाशने के लिए कितना वक्त और चाहिए? हमारे सुनिए, आपको हम बताएं, आज मैंने कई चैनलों पे ये बात बोली है। सुबह इनको जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे के ड्रोन इनको उड़ा देने चाहिए थे, हैं इनके पास, राज्य सरकारों के पास। क्यों नहीं ड्रोन की मदद ली गई, मेरी समझ में नहीं आता है। कौन इनके हाथ पैर रोक रहा है? भाई मौसम था, खराब था, ठीक हो गया मौसम, हेलीकॉप्टर आने शुरू हो गए, ड्रोन क्यों नहीं उड़ाए इन लोगों ने? ये मतलब थोड़ी सी तो इनमें बुद्धि होनी चाहिए थी। जी, दुनिया बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं, और अभी जोशी जी को इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आपके पास इस वक्त है? मौके पर राहत और बचाव के कार्य कैसे चल रहे हैं? क्या अभी भी संभावना है कि मलबे में कुछ लोग दबे और फंसे हो सकते हैं? क्या उनके बचने की कोई संभावनाएं हैं?
देखिए, केदारनाथ के बाद ये बहुत बड़ी आपदा है जिसमें बहुत सारे लोगों के मारे जाने और घरों के बर्बाद होने का दृश्य हम लोगों ने देखा है। सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं होते कितनी तेज़ी से वो राहत पहुंचा सकें। केंद्रीय स्तर पर भी सहयोग होना चाहिए और चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार वहां पर हैं, पुष्कर सिंह धामी, और ऐसी आपदाएं तमाम सारे सवाल लेकर आती हैं। मलबा तो अब तो घर में रखे सामान, खाना पीना सब कुछ मलबे में ही तब्दील हो चुका है और कितनी जानें उसमें फंसी हैं अब ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा है। इसको हटाने के लिए कई महीने लग सकते हैं, इतना आसान नहीं है वो मलबा हटा पाना। बरसात लगातार चल रही है, उसमें राहत कार्य चलाने में और समस्याएं आएंगी। सड़क फट गई है, वहाँ तक कोई आदमी पहुँच नहीं पा रहा है, गाड़ियाँ जा नहीं पा रही हैं। तो मीडिया जो चीज़ें दिखा रहा है वो बहुत थोड़ी हैं, बहुत बड़ी संख्या में उससे ज़्यादा आपदा है, उसका आकलन अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो छोटी मोटी घटनाएं पहाड़ों पर हर साल हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं और इस सीजन में खास तौर से होती हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम सबक लें या ना लें, लेकिन जीवन चलेगा कैसे? पहाड़ दरक रहा है, गांव उजड़ रहा है, परिवार और जिंदगियां बिखर रही हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि उत्तराखंड में उतने संसाधन है नहीं। वहाँ पर पर्यटन का एक रोजगार नया सृजन है, लोग जाते हैं, लेकिन मुनाफाखोरी के लिए, उद्योगपतियों की इच्छा पूर्ति के लिए नदियों के किनारे इस तरह से बसावट को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ये सरकारों को देखने का काम है। ब्रजेश जी, हम लोग मैदान में रहते हैं, पहाड़ की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। पहाड़ पे कोई निर्माण होगा, कोई टनल बनेगी, विस्फोट होगा, पहाड़ पे पेड़ काटे जाएंगे, चट्टानें तोड़ी जाएंगी, खनन होगा, तो उसका असर वहाँ के जनजीवन पर पड़ेगा। मैदान में इतना असर नहीं आता है। ये बात लोगों को समझना होगा कि ऐसी छेड़छाड़ दुष्परिणाम अपने साथ लेकर आती है। लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों पर घूमना एक फैशन बन गया है। पहाड़ों की बीच में जाकर वहाँ पर घूमने बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह से निर्माण हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बुराई है। जिस तरह से गाड़ियों का आवागमन होता है, जाम लगता है, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी समस्या भी अपने साथ लेकर आ रही हैं। आज पहाड़ों को डायनामाइट से तोड़ा जाता है, पहाड़ हिल जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। अभी ध्रुवसेन जी ने बताया कि कैसे कैसे स्थितियां हैं, तो उनको समझने वाले लोग भी होने चाहिए। इंसान अपनी ज़रूरत के लिए प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करता है उसका खामियाजा तो भोगना ही पड़ता है। नदी को, नालों को पाट कर बिल्डिंग बनाया जाएगा तो जो पेड़ हैं उनका रास्ता कटेगा, रास्ता बंद हो जाएगा, जलजले और तबाही के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं लोग कि कुदरत के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। अगर सज़ा मिली है तो गुनाह भी हुआ होगा, हो सकता है गुनाह हुआ हो। लेकिन इस आपदा में जिनके घर बह गए, जिनकी मौत तो हो गई, जिनके पास न रहने के लिए छत बची है, न खाने के लिए कुछ बचा है, बिजली है नहीं, रास्ता वहाँ पर बंद है, कैसे वहाँ पर लोग जीवन चला रहे हैं? ऐसे में एनडीआरएफ और सेना के जवानों का ही सहारा है और उनको उन्हीं से उम्मीद है। ब्रजेश जी, 200 घर पहाड़ पे होना, ये एक बड़ा गांव है, पहाड़ का कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। वहाँ पर होटल भी बने हुए थे, ये भी एक बड़ी बात है। तो धराली में बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन समस्या इस बात की है जी कि अगर खनन होगा तो फिर ये सब आपदाएं भी आएंगी। अब सरकारों की मजबूरी बन गई है खनन, ये भी एक समस्या है। फिलहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बस इतना कहना होगा कि कुदरत का कहर देखकर दुनिया पूरी थर्रा गई है,
और कितनी तेरी औकात है अब ये लोगों को समझ में आ गई है। और जिंदगी का फैसला, मौत दिखी सामने तो पस्त हो गया हौसला, और ऋणी बनो उस राम के जिसने तुम्हें जीवन दिया। भगवान बनने की भूल ने हमको भस्मासुर बना दिया। डरना नहीं डोर की तेरा ऊपर वाले के हाथ है। कोई तुझे न देखे पर हरदम वो तेरे साथ है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जब ये मैं परिचर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, एक और बड़ी दुखद खबर अभी अभी हमें मिल रही है। उत्तराखंड के इस गढ़वाल रीजन में ही पौड़ी जनपद के 2 गांवों में, बुरासी और बांकुड़ा, यहाँ भी बहुत बड़ी विपदा आई है इन 2 गांवों पे, और तमाम लोगों के इन गांवों में मारे जाने की आशंका है। थोड़ी देर पहले राज्य सरकार ने इनके वहाँ कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। कितने लोग मरे हैं इन गांवों में, पौड़ी के इन 2 गांवों में अभी पता नहीं चला है, क्योंकि चारों तरफ से रास्ते टूट गए हैं। कोशिश की जा रही है पगडंडियों के सहारे किसी तरह इन गांवों तक पहुंचा जाए, लेकिन इन 2 गांवों में पौड़ी के ज़बरदस्त तबाही मची हुई है और यहाँ कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। बहनों भाइयों, स्टूडियो में बैठकर या हम ग्राउंड जीरो से अभी ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तराखंड के गढ़वाल रेंज में के कुछ इलाकों में कितनी ज़बरदस्त तबाही आई है। गांव के गांव, इलाके के इलाके खत्म हो गए हैं। जो मैं कह रहा था सभ्यता खत्म हुई है, दरअसल बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। जान माल का कितना बड़ा और व्यापक नुकसान हुआ है, इसका आकलन न तो सरकार कर पा रही है, न मीडिया कर पा रही, ना अभी रिपोर्ट्स मिल पा रही, क्योंकि हम और सरकार दोनों वहां तक अभी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि ये विपदा और विपत्ति बहनों भाइयों कितनी बड़ी, भयावह और भयानक है। रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, आखिर ऐसी कौन सी मशीनरी आपके पास नहीं है? सब कुछ तो राज्य और केंद्र सरकार के पास है। 24 घंटे के बाद हमें पता चल रहा है कि पौड़ी के इन 2 गांवों में भी बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हुई हैं, जान माल का बड़ा व्यापक नुकसान हुआ है। आखिर कर क्या रहे हैं भाई आप लोग? नहीं, देखिए, पौड़ी की घटना जो आप बता रहे हैं, अभी अभी की घटना है। ये कल की घटना नहीं है, न दिन की घटना है, ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। और उसमें भी सरकार की तरफ से इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी महोदय वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी अधिकारीगण वहां पहुंचे हैं, उनका भी इंतजाम हो रहा है। देखिए, इस समय आपदा का वक्त है और इसका तमाम, अभी आपने वैज्ञानिकों को भी दिखाया, उनकी बात भी हुई है। उन्होंने जो बातें कही हैं कि इसका प्रिडिक्शन करना बड़ा कठिन है। और जो उत्तरकाशी की घटना है, जिस खीर नदी में ये बाढ़ आई है या जिस खीर नदी में ये दैवीय आपदा आई है, वहां क्लाउड ब्लस्ट हुआ है। वहां पर न खनन की बात है, न जंगल कटान की बात है। ये वास्तव में जो घटना घटित हुई है, ये वास्तव में दैवीय आपदा है। और वहां पर सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि कोई सरकार ने वहां अंधाधुंध डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। ये वो जो खीर नदी वहां से निकलती है अरसिल से पहले बाद, वहां पर अंदाज लगाना या अनुमान लगाना बड़ा कठिन था। वहां पर देखिए किस तरीके से एकदम आपदा आई और 1 सेकंड में देर नहीं लगी कि वो पूरा धराली गांव वॉश आउट कर गई। धराली गांव में उतनी बड़ी घटना होगी, लेकिन सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अलर्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री जीरो ग्राउंड पे है, सारी मशीनरी वहां पहुंची है। वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना के जवान, और वहां पर जो खान पान की व्यवस्था होनी है वो व्यवस्था। थैंक यू जोशी जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी को आमंत्रित करता हूं। गरिमा जी, अभी जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो एक और बड़ी त्रासदी की खबर हमें इसी रीजन से मिली है, जहां पौड़ी के इन 2 गांवों में कितनी बड़ी तबाही है, अभी हम आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री का भी ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आया है। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के इलाके में, गढ़वाल रीजन में यह आपदा बहुत बड़ी है, जिसका आकलन न सरकार कर पा रही है न मीडिया, और अभी अब वास्तविक स्थिति से पूरा देश अनभिज्ञ है?
देखिए, एक तो ब्रिजेश जी मैं कहना चाहूंगी कि ये अभी अभी की घटना नहीं है। रास्ते वहां सुबह ही टूट गए थे। हमारे जो लोग पौड़ी गढ़वाल के हैं, उन लोगों ने सुबह 11 बजे से इस बात की रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी थी कि रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन लोगों के मारे जाने की खबर तब तक नहीं थी। ये आपके पास अभी ताजा खबर आई है और आपसे ही मुझे सूचना मिली है कि वहां लोगों के मारे जाने की भी खबर है, क्योंकि रास्ते बाधित होने की खबर तो बुरासी और दी जा बाकुड़ा चुकी थी 2 गांव सोशल हैं मीडिया। पौड़ी में, वहां सब जी, बहुत ही जी। एपिक सेंटर रहा है ये आपदा का, और यहाँ नहीं, और काफी बड़ी पाबो में भी, पौड़ी गढ़वाल के पाबो पाबो में में भी भी, ओके। कहर बरपा है, ऐसा जानने को मिला है। आपके रिपोर्टर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितना मीडिया दिखा रहा है वो एक आयोटा ऑफ द आइलैंड है, आप समझ लीजिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मीडिया के पास फुटेजेस हैं। अभी भटनागर जी ने कहा कि ड्रोन है इनके पास, हाई रेजोल्यूशन ड्रोन्स हैं। क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? इसलिए नहीं उड़ा रहे हैं कि वहां व्यापक तहस नहस जो जनजीवन हो गया है उसको देखकर और जनता आक्रोशित होगी। सरकार नहीं चाहती, राज्य सरकार, कि वो इमेजेस वहां की आम जनता या मीडिया तक पहुंचे ताकि उनकी और किरकिरी हो। अब इन्होंने, जोशी जी ने कहा कि ये प्रलय है, ये दैवी आपदा है। मैं नहीं मानती, ये मानव जनित है, इसमें हमारा भी कसूर है। नदियां कभी एनक्रोचमेंट नहीं करते, एनक्रोचमेंट करता है इंसान, और वो इंक्रोचमेंट हमने किया है, हमें अपनी भूल माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर हम इशू को मानेंगे नहीं, अगर हम बीमारी को मानेंगे नहीं, तो हम उसका इलाज कैसे शुरू करेंगे? हम तो सीधे डिनायल मोड पर हैं कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये दैवीय आपदा थी, ये प्रलय था, ये तांडव था, प्रकृति का तांडव था, रौद्र रूप था। नदियां जो है रौद्र रूप ले रही हैं, धरती खिसक रही है, पहाड़ दबक रहे हैं। अपोजिशन पार्टी होने के नाते आप क्या सजेस्ट करती है कि सरकार को इमीडिएट स्टेप्स क्या लेने चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि गढ़वाल में ये इमरजेंसी सिचुएशन है। नहीं, डेफिनेटली मैं सुझाव देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमको स्थान की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वहां पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना होगा। हम पर्यटन प्रदेश जरूर हैं, लेकिन हम अपने लोगों की जान की कीमत पर तो ये जो विकास की अंधी दौड़ में हम चल पड़े हैं, हमको रुककर, ठहर कर ब्रजेश जी अब परियोजनाओं का अवलोकन करना होगा कि ये जो बड़ी बड़ी विकास के नाम पर परियोजनाएं हैं, इसकी जरूरत हमारे पहाड़ी प्रदेश को है या नहीं है। I do agree with you. ये भी मैं आपके साथ सहमत हूं। आपके चैनल पर यह भी बताना चाहूंगी कि जब ऑल वेदर रोड प्रस्तावित हुई थी, मैंने तभी कह दिया था ये उत्तराखंड के लिए नासूर साबित होगा, और अगले 20 साल आप देखिएगा इस ऑल वेदर रोड की वजह से क्या हाल होने वाले हैं। आज जोशी जी किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। क्या हो गया? भटवाड़ी की रोड टूट गई ना। हमने पूछा था क्या लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी इस ऑल वेदर रोड में? क्या बर्फ नहीं गिरेगी इस ऑल वेदर रोड में? क्या ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे इस ऑल वेदर रोड में? तो क्या केवल हमने, हमारे टाइम पे 4 धाम सड़क परियोजना थी, इन्होंने उसको नया नामकरण दे दिया ऑल वेदर रोड। अब देख लीजिए भटवाड़ी पर, आपने देखे होंगे वो वीडियोस, क्या वो कहीं से कहीं तक ऑल वेदर रोड कहलाई जा सकती है? कुछ लोग ये कहते हैं कि पहाड़ी लोग क्या करें साहब, होम स्टे नहीं बनाएंगे, नदियों के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, पर्यटक नहीं आएंगे, इंडस्ट्री है नहीं, रोजगार है नहीं, होम स्टे से लोगों के घर चल रहे हैं, लोग भूखों मरेंगे। ब्रिजेश जी 1,500 की वहां की आबादी है धराली गांव की, और लगभग 1,500-2 हजार लोग वहां एज अ टूरिस्ट रुके हुए थे। तो 3,000 की लगभग आबादी जो है वॉश ऑफ हो गई है। और मैं इस चीज को देखकर चिंतित हूं कि जो रास्ता बाधित हो गया, अब आप हेलीकॉप्टर से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोगों को भेज रहे हैं। 4 जने एक बार में हेलीकॉप्टर में आते हैं, दिन भर में नहीं हो पाएगा मैडम, भी अगर जब तक जमीनी मार्ग नहीं खुलेंगे राहत और बचाव कार्य तेजी से आप चला ही नहीं सकते हैं। राहत रसद शुक्रिया। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता, लेकिन कुछ टाइम लिमिटेशन है मेरे पास, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर प्रभास पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर, लोग ये जानना चाहते हैं, और मैं डिबेट के पहले चरण में भी आपके साथ ये चर्चा कर रहा था, गढ़वाल का क्षेत्र बहुत ज्यादा संवेदनशील है, हमें क्या इमीडिएट उपाय, हमें मीन्स समाज और सरकार को करने चाहिए? ब्रिजेश जी, मेरा शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको मैं सर परफेक्टली सुन पा रहा हूं सर, आप प्लीज गो अहेड सर। जी जी जी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा उसको भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखता हूँ कि हिमालय जो है ये 2400 किलोमीटर लंबा क्षेत्र, एक पर्वत श्रृंखला है, जिसमें कि 5 स्टेट्स इंडिया की और नेपाल पूरा आता है। और ये बहुत संवेदनशील इलाका है जहाँ तक कि भू आपदाओं का हम प्रश्न करते हैं। तो जो भू आपदा का प्रबंधन है उसके 3 मेन स्टेजेस होती हैं। पहला तो आपदा के पहले हम क्या कर सकते हैं, आपदा के दौरान क्या कर सकते हैं, और आपदा के बाद क्या कर सकते हैं। तो आपदा के
बाद और आपदा के समय के लिए हम बहुत सक्षम हो चुके हैं, जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ये सब हैं, बहुत सक्रिय हैं। सॉरी सर, मैं आपको काटना नहीं चाहता आपकी बात, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना वक्त बीतने के बाद भी पर्याप्त राहत बचाव कार्य मौके पर नहीं है। लेकिन जहां तक आपदा के पहले का क्या हो सकता है, जिसमें मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस ये सब आती है, उस क्षेत्र में चाहे वो भूकंप हो चाहे भूस्खलन हो, हम काफी अभी पीछे हैं। तो हमको किस तरह से भवनों का निर्माण करना है, इसलिए मैं सबसे पहले एक प्रश्न वो कहूंगा, जैसे उत्तराखंड का स्टेट है, क्योंकि मैं वहीं को बिलोंग करता हूं, कि आपको एक मानचित्र तैयार करना पड़ेगा भू आपदा क्षेत्रों का। जैसे रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो बसने लायक एरियाज नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वही ऐसे प्लेन है जहां पर हमको रिवर टेरेसेस मिलते हैं और खेती हो सकती है, मकान बन सकते हैं। इसी तरह से जो उसके रिवलेट्स हैं, जो गधेरे हैं, जो पानी लाते हैं उसमें, उसके किनारे बस्ती बस जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ एलुवियल फेंस बनते हैं, वो समतल क्षेत्र हैं थोड़े बहुत। तो हमको एक बहुत कठिन निर्णय लेना होगा जो कि हमको आपदा कम कर सकें, जिससे की वजह से आपदा का प्रभाव, इसलिए बिल्कुल एक तरह से बैन होना चाहिए कि जो फ्लड प्लेन्स हैं उनमें निर्माण बिल्कुल ना हो। ये एक सर, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, खास तौर पर पॉलिसी मेकिंग में आप लोग असिस्ट करिए और बताइए कि सरकारों को क्या करना चाहिए। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे पास गोल्स होने चाहिए, फ्लड ड्राइवर्स कंट्रोल्स होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट का हमारे पास एक पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि गढ़वाल के लोगों को यूं मरने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। सर, मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है सर। पहाड़ के काम न तो पानी आ रहा है न सर, न जवानी आ रही है, और अब तो पहाड़ का दुश्मन हो गया है सर। हाँ, ये तो अभी ये भूस्खलन की वजह से ये थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है भूस्खलन की वजह से, जब भूकंप आता है तो इतना बड़ा क्षेत्र उससे इफेक्ट होता है कि उसको संभालना एक बड़ा जटिल। सर, क्या सरकारें गंभीरता से नहीं लेती हैं? वो बहुत तो उनके लिए घटना है, हो गई, निकल गई। जो आपदा के पहले का हमको कार्य करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं या प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। वो अभी हमारे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हम उसमें बहुत पीछे रह गए हैं। और ये सब प्रोफेसर ध्रुव सुरेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ कंट्रोल्स पर काम करने चाहिए, फ्लड मैनेजमेंट की हमें लॉन्ग टर्म बनाने की ज़रूरत है, कोई प्लान? और दूसरा, इस एरिया में जहां पर खास तौर पर गढ़वाल रीजन, जिसका मैं बार बार कंसर्न शो कर रहा हूं, एक बहुत ही कंप्लीट, थरोली, एक बहुत ही डीप स्टडी की ज़रूरत है, या स्टडी मौजूद है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे? देखिए, बहुत अच्छा सुझाव और प्रश्न पूछा है आपने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए, जब विकास हो रहा था तो विकास जो है पर्यावरण की विनाश की कीमत पे प्राप्त किया जा रहा था। इसीलिए 1988 में एक नया टर्म आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, कि हम एक ऐसा विकास करें जिसमें हम विकास भी करें, हम प्रगति भी करें, डेवलप भी करें, लेकिन हमारे प्राकृतिक संसाधन भी संरक्षित रहें। क्योंकि अपने देश में अगर हम देखें तो 2.5% जमीन पर पूरे विश्व की 17% आबादी निवास कर रही है। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की और अगर हमने प्लानिंग और पॉलिसी अच्छी तरीके से बनाई, तो ये बाढ़ हो, ये भूकंप हो, ये भूस्खलन हो, या ये चक्रवात हो, या सुनामी हो, ये एक प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर सदैव हुई हैं और होती रहेंगी। लेकिन ये प्राकृतिक घटनाएं तब प्राकृतिक आपदाएं बन जाती हैं जब इससे धन और जन की हानि होती है। अगर हम प्राकृतिक नियमों का पालन करें, नंबर 1, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूं, स्पेशली जो प्लानर्स हैं, प्राकृतिक नियमों का पालन करें और वैज्ञानिक तथ्यों का पालन करें, तो ये प्राकृतिक घटनाएं तो आएंगी, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं बन पाएंगी। क्या आपको लगता है कि सरकारों को पॉलिसी मेकिंग पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है? प्राकृतिक नियमों को, पॉलिसी मेकिंग में निश्चित रूप से उस जगह के वैज्ञानिक तथ्यों को और प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखें। जैसे मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और प्रभास पांडे जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उधर का लैंडस्केप, लैंडस्लाइड का मैप होगा कि किन कौन सी वो जगह है जहां पर लैंडस्लाइड होने की प्रबल संभावना है। पांडे जी ने पहले राउंड में इशारा किया सरकार को, होने की प्रबल संभावना, पर वो भी तो बेचारे आप जैसे टॉप एक्सपर्ट हैं,
आप हैं पांडे जी, आप तो निश्चित बता रूप से ही उस सकते जगह हैं पे ना, मकान- लागू करने का अधिकार आपके जी। पास थोड़ी ना है। इस काम को चुनी हुई सरकारें करती हैं, अधिकारी निश्चित करते हैं रूप सर, ये नहीं कर रहे हैं। हमें लगता जी निश्चित रूप से जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो पॉलिसी और प्लानिंग मौजूद है उसका इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार को ही करना है। तो निश्चित रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्र में किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को बसने न दें। अगर हमें लगता है कि ये काम हम कर ले गए तो निश्चित रूप सर से मुझे काफी हद हैरानी तक है, जो आप बार-बार मेरे कह रहे जैसे हैं कि सामान्य गढ़वाल में और पत्रकार के पास उत्तराखंड में लोगों इंटरनेट को- पर सैकड़ों जी। पेज की रिसर्च मौजूद है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है। आपकी है, पांडे जी की है, मिलाप पुनिया की है, प्रतीक दास जी। की है, ये सब स्टडी मौजूद है सर, डीप स्टडी। अफसोस की बात है सरकारें आती जाती रहती, कोई ध्यान नहीं देता। जी। लोग मरते रहें इनकी बला से, इनको वोट चाहिए, बस वोट मिल जाए बस। हम इतना पंचायत में जीत गए, इतनी आप- विधानसभा जीत ली, ब्रजेश इतनी जी, पार्लियामेंट जीत ली, अगर आप और पहाड़ का मेरा भाई बहन मर रहा है, वो उसके घर बह रहे हैं सर। पत्रकारिता में आपका भी जी पत्रकारिता में आपका भी सालों का अनुभव है। अगर आप देखें तो आज से 20 साल पहले इस तरीके की घटनाएं उतनी नहीं होती थी, 20-25 साल पहले, लेकिन अब इधर उनकी पुनरावृत्ति लगातार बहुत बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं उस जगह पे जो जनसंख्या का दबाव है और उस जगह पे जो निर्माण सर मैं कार्य है, 2013 हमें के उस केदारनाथ निर्माण कार्य में डिजास्टर को इन दोनों चीजों की उत्तराखंड का वैज्ञानिक सबसे बड़ा तथ्यों की टर्निंग पॉइंट मानता हूं सर। और उसके बाद जी। से आप देखें प्रत्येक वर्ष कोई न कोई विपदा विपत्ति, और उसमें जी। 90% हमारे गढ़वाल के रीजन में हुआ है सर। निश्चित रूप से आप जो हमारे पास वैज्ञानिक वहां के रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अब समय आ गया है कि बहुत ही सख्ती Thank you, के sir. साथ Thank you, उनका sir. क्रियान्वयन किया जाए। डॉक्टर क्योंकि भटनागर, अब समय डॉक्टर नवीन पॉलिसी भटनागर प्लानिंग मेरे से साथ बाहर मौजूद निकल हैं। चुका है। भटनागर साहब आप बताइए कि हमको डिजास्टर को से निपटने के लिए क्या क्या एसओपी तत्काल बनाने की जरूरत है, ताकि हम कम से कम विपदा नहीं रोक पाए, लोगों को उसके बाद तो बचा लें सर। देखिए इसके लिए ऑलरेडी एसओपीज बनी हुई है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। पूरे हिमालयन रीजन के लिए काफ़ी मेहनत से एसओपीज बनाई गई है एनडीएमए में, और एनडीएमए और इसके थ्रू जो आपका जो इंस्टीट्यूट्स है, डीएमआई डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क हुआ है और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एनडीएमए के चेयरमैन हैं अपने मोदी जी, जो पर्सनली इसको मॉनिटर किया है उन्होंने और चेक किया है। तो इसको तो सभी राज्यों को दिया गया है और उसके ऊपर अमल के लिए उनको बोला गया है, हर राज्य सरकार के पास है। अब लोग नहीं जिम्मेदारी को निभाते हैं, उसको चेक नहीं करते हैं, उसको अलमारी में उठा के रख देते हैं, तो अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं, खासतौर पर प्रभास पांडे जी और प्रोफेसर ध्रुव सेन जी, आपका और राजनीतिक दलों के अतिथियों का भी। भटनागर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जोशी जी, गरिमा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी का भी धन्यवाद। बहनों भाइयों आप सबका शुक्रिया। मैं उत्तराखंड के लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको विपदा और विपत्ति से बचाए, जो जहां हैं सुरक्षित रहें। कृपया अपना ध्यान रखें। आप जो भी इसे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जहां हो आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मदद पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन आप स्वयं को और अपने परिवार को ज़रूर सुरक्षित करें। बहनों भाइयों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी आपको दिखाएंगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और जाने माने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किसने किया, मकसद क्या था। सारी रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।